हेलो एवरीवन। आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का चैप्टर 9 जिसका नाम है द्रव्य आदि विज्ञानीय अध्याय इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो पंच महाभूत होते हैं उनके द्रव्यों के गुण और द्रव्य गुण रस वीर्य विपाक प्रभाव इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो सप्त पदार्थ के बारे में हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं ना, उन सब के बारे में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के चैप्टर 9 में बताया गया है। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठम ते ही तदाश्रया। रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव। द्रव्य में रहने वाले इन धर्मों में हरितकी आदि द्रव्यों को ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये रस आदि द्रव्य में ही आश्रित है, अर्थात ये रस आदि भाव द्रव्य में प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब जो है द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, इन सब में श्रेष्ठ क्या है? द्रव्य। क्योंकि द्रव्य के अंदर ही सब चीज़ें होती ना। कोई स्पेसिफिक अगर हम द्रव्य लेते हैं, जैसे आंवला लेते हैं, तो आंवला के अंदर ही रस होता है। आंवला के अंदर गुण, विपाक, वीर्य, प्रभाव सब किसके अंदर होगा? जो द्रव्य लिया है उसके अंदर। इससे सबसे श्रेष्ठ क्या है? द्रव्य। तो रसादि नाम श्रेष्ठम द्रव्यमेव। जो रस आदि जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में श्रेष्ठ कौन है? द्रव्य। उसके बाद देखते हैं द्रव्य का स्वरूप, कि द्रव्य कैसा होता है। पंचभूतात्मकम तत्तु, वह द्रव्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों के संयोग वाला होता है। ठीक है, तो द्रव्य कैसा होता है? पंचभौतिक होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और अग्नि, इन सब के संयोग से क्या होता है? द्रव्य। हमने पहले ही पढ़ा था सर्व द्रव्यम पंचभौतिक अस्मिनार्थे, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं पृथ्वी पर, जितने भी द्रव्य है वो क्या है? पंचभौतिक है। ठीक है, अब द्रव्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? शम अधिष्ठाय जायते, वह द्रव्य पृथ्वी का आश्रय पाकर उस प्रकार उत्पन्न होता है जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है। लेकिन स्पेसिफिक द्रव्य में क्या? पृथ्वी तत्व है, क्योंकि वो दिख रहा है ना, मतलब उसमें कुछ घनत्व है, रूप है। रूप तो अग्नि का है, लेकिन वो जो भारीपन जो होता है आता है वो किससे आता है? पृथ्वी से आता है। तो द्रव्य की उत्पत्ति कैसे होती है? पृथ्वी महाभूत से। कैसे होती है? जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, वैसे पृथ्वी महाभूत से द्रव्य बनता है। अब उत्पत्ति का कारण, कि इनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन इनकी उत्पत्ति क्यों हुई है? हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। कार्य कारण सिद्धांत पढ़ा है हमने। तो क्या है? अम्बु योनि अग्नि पवन नभसाम समवायत तन्निवृत्तिर विशेषश्च। द्रव्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जल है। ठीक है, तथापि इसकी उत्पत्ति में अग्नि, वायु, आकाश के समवाय संबंध से इसकी उत्पत्ति होती है। तो जल की उत्पत्ति का मेन रीज़न क्या है? द्रव्य की उत्पत्ति का मेन रीज़न क्या है? जल। लेकिन उसके साथ में अग्नि, वायु और आकाश भी उसके समवाय संबंध में रहते हैं। उक्त पदार्थों के संयोग वैसे द्रव्य में भिन्नता होती है। ठीक है, ये द्रव्य किसका आश्रय पाके उत्पन्न होता है? पृथ्वी का। ठीक है, यहाँ पे हो गया पृथ्वी महाभूत। इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? जल। और किसके समवाय संबंध से होते हैं? अग्नि, वायु और आकाश। तो क्या होगा? ये पंच महाभूत होगा। ठीक है, तो इन जो 5 महाभूत है इनके संयोग के वैसे द्रव्य में भिन्नता होती है। अभी आप सोचेंगे कि सारी चीज़ें पंच महाभूतों से बनती है, तो फिर सब अलग अलग क्यों दिखता है? क्योंकि जो उनका रेशो है वो अलग अलग होता है। उनका संयोग भेद से उनके बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक है, तो द्रव्य की उत्पत्ति पृथ्वी का आश्रय लेके होती है। उसकी उत्पत्ति का मेन कारण जल है, और उसकी उत्पत्ति में अग्नि, वायु और आकाश समवाय संबंध में होते हैं। अब द्रव्यों का नामकरण कैसे करते हैं? व्यपदेशस्तु भूयिषा, या फिर नामकरण क्यों किया जाता है? जिस द्रव्य में जिस महाभूत तत्व की विशेषता होती है वह उसी के नाम से कहा जाता है। जैसे पार्थिव, आग्नेय, वायव, नाभस आदि व्यवहार के लिए उसकी संज्ञा होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 5 महाभूत है तो हर चीज़ को पंचभौतिक बोलेंगे। 5 अलग अलग क्लासिफिकेशन होंगे, तो ऐसा देखेंगे कि 5 महाभूत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है उसके नाम से उस द्रव्य को बोलेंगे। जैसे पार्थिव, आग्नेय द्रव्य, वायव द्रव्य, नाभस द्रव्य, जलीय द्रव्य, जलीय या फिर आप्य, क्योंकि जल को आप भी बोलते हैं। ठीक है, द्रव्य के अनेक रस, तस्मात् अनेक रसः द्रव्यम भूत संघात संभवात्। पृथ्वी आदि महाभूतों के समवाय से उत्पन्न होने के कारण कोई भी द्रव्य किसी एक रस वाला नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 महाभूत होते हैं तो इनके भी अलग अलग संयोग होते हैं। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोल सकते ना कि हर द्रव्य एक ही रस वाला होगा, उनमें सब में अलग अलग रस होते हैं। अनेक दोषज रोग, जैसे अनेक रसज द्रव्य है वैसे अनेक दोषज रोग भी होते हैं। नेक दोषास्तथो रोगास्तत्र व्यक्तो रसस्मत
अव्यक्तो अनुरस किंचिदन्ते व्यक्तो अपि चेष्यते। यही कारण है कि उस द्रव्य का सेवन करने से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि रोग भी किसी एक ही दोष वाले नहीं होते। ठीक है, जो द्रव्य है उनको हम सेवन कर रहे हैं, जो द्रव्य हमने देख लिया कैसे बनता है वो सब, उसको हमने सेवन किया, उससे होती है क्या डिसीज़, वो भी किसी एक दोष वाले नहीं होते हैं, उनके लिए भी एक या एक से अधिक दोषों की जरूरत होती है। उस द्रव्य में जो रस व्यक्त प्रतीत होता है वही उसका प्रधान रस कहा जाता है। जो रस प्रधान रस का अनुभव होने के बाद प्रतीत होता है, जिसका बहुत कम अनुभव होता है, उसे अनुरस कहते हैं। हमने रस और अनुरस के बारे में पहले भी देखा था कि जो मेन दिख रहा है कि हाँ जैसे हमने आंवला खाया तो हमको थोड़ा कषैला लग रहा है, तो वो क्या इसका प्रधान रस है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद खाने के बाद हमको मीठा लगता है तो वो उसका अनुरस है। वैसे ही जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि द्रव्य अलग अलग महाभूतों के संयोग से बनते हैं तो वो एक रस वाले नहीं होते, वैसे ही जो रोग है वो भी अनेक दोषों के संयोग से मिलकर बनता है, इसलिए उनमें एक स्पेसिफिक दोष नहीं होता। अब रस और अनुरस क्या है? जो रस सबसे पहले व्यक्त होता है, जो प्रधान रूप से व्यक्त होता है, उसे रस कहते हैं, और जो थोड़े समय के बाद हमें समझ आता है कि हाँ इसका ये भी टेस्ट है, वो क्या होता है? उसका अनुरस। द्रव्यगत गुणवादी गुण, हमने 20 गुणवादी गुण पढ़े थे, वो भी द्रव्य के अंदर ही होते हैं, जैसे रस गुण, वीर्य विपाक, उसमें गुण आता है तो गुण के बारे में पढ़ते। गुणवादयो गुणा द्रव्य पृथ्वी आदयो रसाश्रय रसेषु व्यपदिश्यन्ते साहचर्य उपचारतः। गुरुवादी 20 गुण पार्थिव आदि द्रव्य में रहते हैं, यही द्रव्य मधुर आदि रसों के आश्रय भी होते हैं, किंतु साहचर्य होने के कारण गुरुवादी गुण रसों में भी होते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो जो हमने गुण पढ़े, ठीक है, तो गुण काय में होते हैं? गुण होते हैं द्रव्य में, ठीक है, और द्रव्य में क्या होता है? रस। तो रस में भी तो गुण हो सकते हैं, वही बोला इन्होंने कि गुरुवादी गुण पृथ्वी आदि द्रव्य में रहते हैं और द्रव्यों का आश्रय कौन होता है? रस। वैसे ही संगति होने के कारण गुरुवादी गुण रस में भी होंगे। ठीक है, अब है अलग अलग जो 5 महाभूत हैं उनके गुण कि पार्थिव महाभूत प्रधान जो द्रव्य है उनमें क्या गुण होंगे, जल वाले में क्या गुण होंगे, वैसे ही। तत्र द्रव्यम गुरु स्थूलम स्थिर गंध गुणोल्बणम पार्थिवम गौरव स्थैर्य संघात उपचयापहम। पंच महाभूतात्मक द्रव्यों में जो द्रव्य गुरु, स्थूल, स्थिर, गंध गुणयुक्त प्रधान होते हैं वो पार्थिव द्रव्य है। पृथ्वी से हम मतलब नॉर्मली क्या लेते हैं? धरती, मिट्टी अगर हम लेते हैं तो हैवी होती है, स्थूल होती है, स्थिरता होती है पृथ्वी में, ठीक है, और जो उसका स्पेसिफिक गुण क्या है? गंध, पृथ्वी से गंध आती है। इन गुणों से युक्त पार्थिव द्रव्य गुरुता, स्थिरता, संघातता और उपचय शरीर की पुष्टि कारक होते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? इस महाभूत वाले द्रव्य में क्या गुण होते हैं और शरीर में क्या प्रभाव होता है इनका। तो गुण क्या होते हैं? गुरु, स्थूल, स्थिर और गंध गुण प्रधान होते हैं, और इनका प्रभाव होता है शरीर में गुरुता लाते हैं, स्थिरता लाते हैं, शरीर का संघात करते हैं और शरीर की पुष्टि करते हैं। उसके बाद है जलीय द्रव्य। द्रव, शीत, गुरु, स्निग्धम, मंद, सांद्र, रसोल्बणम, आप्यम, स्नेह, विषंद, क्लेद, प्रहलाद, बंधकर। तो जो द्रव्य जल गुण प्रधान होंगे वो कैसे होंगे? द्रव लिक्विड होंगे, शीत ठंडे, गुरु हेवी, स्निग्ध थोड़ा स्मूथ होंगे, चिकने होंगे, मंद आराम से मंद गति से काम करने वाले, सांद्र कॉन्सेंट्रेट होंगे, और रस गुण प्रधान होंगे। इनमें गंध था, अब इनका रस है क्योंकि जिह्वा में होता है, ठीक है। और पृथ्वी शरीर पर क्या प्रभाव होता है इनका? स्नेहन करते शरीर का, विषंदन मतलब अभिषंद कारक होते हैं, शरीर में क्लेदन करते हैं, प्रहलादन आनंद कारक है, और बंधन बांधने का काम करते हैं। जल का काम बांधना है, जिससे हम आटा गूंथते हैं तो पानी की वजह से वो बंध जाता है। जल से क्या होता है? प्रहलादन होता है, क्लेदन होता है, स्नेहन होता है, विषंदन होता है। गुण क्या क्या इसके? द्रव, शीत, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र और रस गुण प्रधान होता है। उसके बाद है आग्नेय, अग्नि महाभूत के गुण। रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, सूक्ष्म रूप गुणोल्बणम, आग्नेयम, दाह भाव वर्ण प्रकाश पचनात्मकम। तो क्या क्या इसमें? रुक्ष होती है, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, सूक्ष्म और रूप, ठीक है। ये रूप गुण प्रधान होती है क्योंकि ये आँखों में होती है। इससे शरीर में क्या होता है? दाह होता है, कांति आती है, मतलब ग्लो आता है, वर्ण का प्रसाद होता है, प्रकाश, और पाचन करने का काम किसका होता है? अग्नि महाभूत वाले द्रव्य का। उसके बाद है वायु महाभूत। तो वायु महाभूत क्या करता है, मतलब क्या गुण है उसके? वायवम, वृक्ष, विशद, लघु, स्पर्श, गुणोल्बणम,
रोक्ष लाघ वैषद्यम विचार ग्लानि कारकम। जो द्रव्य रुक्ष, विशद, लघु और स्पर्श, स्पर्श गुण होता है वायु का, ठीक है, क्योंकि त्वचा में होता है, स्पर्श गुण प्रधान होता है, वह वायु है। और शरीर में क्या करते हैं, रुक्षता लाते हैं, लघुता, विशदता, विचरणशीलता और ग्लानि होती है। उसके बाद है नाभस मतलब आकाश महाभूत। नाभसम सूक्ष्म विशद लघु शब्द गुणोत्बणम शोषिर लाघव कारकम। सूक्ष्म होता है, विशद, लघु और शब्द गुण प्रधान होता है, क्योंकि कान में होता है, ठीक है। और शरीर में क्या करता है, शोषिर, खोखलापन और लघुता आती है। ख नभ का एक पर्याय ख भी है, ख मतलब खालीपन, ख एक गुण जो होता है ना, उसको आकाश महाभूत का काम बोलते हैं। अब है औषधमय द्रव्य, मतलब जो हमने सारे द्रव्य पढ़ लिए, लेकिन ऐसे द्रव्य जिनमें औषधि गुण होता है उनके बारे में बताया। जगत तेव मनो औषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशान नानार्थम योग्य। मतलब इस प्रकार संपूर्ण संसार में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो औषध न हो, क्योंकि सभी द्रव्य अनेक अर्थों, प्रयोजनों में तथा विविध प्रकार के प्रयोगों से प्रयुक्त होता है। मतलब हम जितने भी द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी में जितने भी द्रव्य है, ऐसा एक भी द्रव्य नहीं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं हो। सारे द्रव्य किसी न किसी काम में आते हैं, किसी किसी योग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हर द्रव्य में ये गुण होता है कि वो किसी दोष का शमन करे, शरीर को स्वस्थ रखे। इसलिए संसार में ऐसा कोई भी नई द्रव्य नहीं है जिसमें औषधीय गुण नहीं हो। अब द्रव्यों की विशेषता। द्रव्यमूर्धगमं तत्र प्रायो अग्निपवनोत्कटम अधोगामी च भूयिष्ठम भूमि तोय गुणाधिकम। जो द्रव्य ऊर्ध्वगामी अर्थात वमन कारक होता है, उसमें प्राय अग्नि और वायु तत्व के गुण अधिक होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे द्रव्य, जैसे हम तो कोई से भी मेडिसिन ले लेंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो वॉमिटिंग कराएगी या फिर वो डायरिया कराएगी, मतलब वो वमन कराएगी या विरेचन कराएगी। वॉमिटिंग डायरिया डिसीज है, लेकिन मॉडर्न में मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोग कोरिलेट कर सको, ठीक है। पंचकर्म की प्रोसेस होती है वमन और विरेचन। वमन में मेडिसिन देते हैं जिससे ना जो दोष है वो ऊर्ध्व मार्ग से मतलब मुंह से बाहर निकल जाते हैं, और जो विरेचन होता है उसमें मेडिसिन देते हैं जिससे ना दोष अधो मार्ग से निकलते हैं। तो जो वमन कारक द्रव्य हैं वो अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं, ठीक है। और जो अधोगामी द्रव्य, जो विरेचन कारक द्रव्य, वो पृथ्वी और जल तत्व के गुण अधिक पाए जाते हैं उनमें। तो अग्नि और वायु क्या होता है, हम ऐसे नॉर्मली अगर सोचे तो अग्नि और वायु दोनों ऊपर ही जाते हैं, वो दोनों हल्के होते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि उस महाभूत प्रधान द्रव्यों का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो वमन कारक होंगे, और पृथ्वी और जल तो भारी है, तो भारी चीज़ें तो नीचे ही जाएगी ना, इसलिए वो विरेचन कारक होते हैं, ठीक है। और आकाश महाभूत के बारे में पढ़ेंगे तो क्या है, नाभस गुण प्रधान होते हैं, तो वो क्या संशमन कारत्व होते हैं, मतलब वो सिर्फ दोषों का शमन करते, वो शोधन करके बाहर नहीं निकालते हैं। उसके बाद आता है द्रव्य वर्णन की संप्राप्ति। मतलब ऐसे हमने पंचमहाभूतिक द्रव्य का यहाँ पे वर्णन कर दिया, अब हम यहाँ से रस का वर्णन करेंगे। तो द्रव्य के बारे में देख लिया कि द्रव्य गुण क्या, मतलब उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी उत्पत्ति का कारण, 5 द्रव्य, उनके अलग अलग गुण क्या है, फिर वो औषधि युक्त है या नहीं, कौन सा महाभूत प्रधान द्रव्य कौन सा कर्म कराता है। अब पढ़ते हैं रस के बारे में। रसात भेदेर उत्तर तत्र उपदेक्षते। द्रव्य का वर्णन करने के बाद हम अगले अध्याय में रस के भेदों का वर्णन करेंगे। रस के बारे में जो 11 चैप्टर है उसमें अच्छे से बताया गया है, इसलिए हम आगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब द्रव्यगत वीर्य। रस के बारे में तो हम पूरा चैप्टर ही दिया है, तो हम अभी रस को छोड़ देते हैं। अब हम वीर्य के बारे में पढ़ते हैं। वीर्यम पुनर्वंदत्येक गुरु स्निग्ध हिमम मृदु लघु रुक्ष उष्ण तीक्ष्णम च तदेव मतम अष्टधा। कुछ आचार्यों का कथन है कि द्रव्यगत वीर्य 8 प्रकार के होते हैं। गुरु, स्निग्ध, हिम, मृदु, लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण। इसको हम ऐसे याद करते हैं। गुरु का अपोजिट क्या होता है, लघु, तो गुरु लघु, ठीक है। स्निग्ध का क्या होगा, रुक्ष, हिम का उष्ण और मृदु का तीक्ष्ण। तो गुरु, स्निग्ध, हिम और मृदु 4 याद कर लेंगे तो उनके अपोजिट होंगे। गुरु का लघु, स्निग्ध का रुक्ष, हिम का उष्ण और मृदु का तीक्ष्ण। तो कुछ आचार्य का मत क्या है कि वीर्य 8 प्रकार के होते हैं, और कुछ का मत है वीर्य 2 ही प्रकार के होते हैं।
चरक जी ने क्या बोला है, चरकस्त्वाहा वीर्यम तत्क्रियते येन या क्रिया, ये वीर्य की परिभाषा है। वीर्यम तत्क्रियते येन या क्रिया, ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्ववीर्य कर्ता क्रिया। ये वाली डेफिनेशन आप याद कर लेना। आचार्य चरक के अनुसार वीर्य उसे कहते हैं जिससे जो क्रिया की जाती है। कोई भी द्रव्य वीर्य के बिना किसी कार्य को नहीं कर सकता, अतः सभी क्रियाएं वीर्य से ही संपन्न होती है। वीर्य मतलब जो कार्य, किसी भी चीज़ में अलग अलग वस्तु में से कार्य करने की जो पोटेंसी होती है उसको वीर्य बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी क्रियाएं की जाती है वो वीर्य से ही की जाती है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो वीर्य के बिना काम करता हो। ठीक है, इसलिए सभी क्रियाएं वीर्य से ही होती है। आचार्य वाग्भट्ट ने क्या बोला है, गुर्वादिषु एव वीर्याख्या तेना अर्थेति वर्ण्यते समग्र गुण सारेषु सकत्य उत्कर्ष विवर्तिषु व्यवहाराय मुख्यत्वात् भव्य अग्रग्रहणादपि। आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार ऊपर कहे गए गुरुवादी 8 गुणों में भी वीर्य संज्ञा सार्थक है, अतएव 8 गुणों को वीर्य कहा जाता है, क्योंकि 8 गुण ही पहले कहे गए 20 गुणों में प्रमुख है। ठीक है, तो जो 8 गुण बताए अपन ने जो ऊपर 8 वीर्य पढ़े, उसके पहले हमने जो 20 गुरुवादी गुण पढ़े थे ना, वो इस 8 के अंदर हमने मान लिया कि इसके अंदर वो आ जाएंगे, इसलिए 8 ही वीर्य मानते हैं। और अपनी शक्ति की श्रेष्ठता के कारण ही विविध प्रकार से क्रिया करते हैं। यह वीर्य सभी गुणों में चिर स्थायी होने के कारण शक्ति की अधिकता के कारण चिकित्सा व्यवहार में प्रमुख होता है। सभी गुणों में प्रमुख होने के कारण इसकी गणना उल्लेख है। ठीक है, अभी हम कैसे सोचेंगे कि जो 20 गुण थे उनमें से 8 को क्यों लिया, क्योंकि वो 8 के अंदर ही वो बाकी के जो 12 बचे हैं वो समाहित है, और ये 20 थोड़ा अच्छे से काम करते हैं। अगर कहीं भी कुछ दिख रहा है तो वो इन 8 गुणों के कारण ही दिखेगा, इसलिए ये वीर्य में इन 8 चीज़ों को माना है। रस आदि में वीर्य की श्रेष्ठता। अब इन सब में वीर्य श्रेष्ठ क्यों है? रस, विपाक और प्रभाव में वीर्य की श्रेष्ठता कैसे मानेंगे? अतश्च विपरीत तत्वात् संभवत्यपि नैव सा विवक्षते रसादेषु गुर्वं वीर्यं गुर्वादयोरतः। इसलिए उक्त विशेषता से विपरीत होने के कारण रस, विपाक, प्रभाव को वीर्य संज्ञा नहीं दी गई है। यद्यपि उक्त रस आदि को भी वीर्य कहा जा सकता है, पर कहा नहीं गया था गुरुवादी 8 गुणों का नाम ही वीर्य है। ठीक है, क्योंकि वीर्य क्या करता है, जो काम हो रहा है जिसके कारण हो रहा है उसको वीर्य कहते हैं। नहीं तो हम रस, विपाक इनको भी वीर्य कह सकते हैं, लेकिन जो द्रव्य है वो इन सब से काम नहीं करता, द्रव्य वीर्य से ही काम करता है, इसलिए इसका नाम वीर्य कहा गया। आचार्यों का एक और मत है, उष्ण शीतम द्विविधा ने वीर्यम आचक्षते। कुछ दूसरे आचार्यों का मत है कि वीर्य केवल 2 होते हैं, उष्ण और शीत। ठीक है, यहाँ एव शब्द निश्चयात्मक है, अर्थात वीर्य 2 ही प्रकार के होते हैं। पहले 20 से 8 कर दिए, ठीक है, अब उसमें भी 2 कर दिया कि सिर्फ उष्ण और शीत है। तो अगर वीर्य पूछते कि वीर्य कितने होते तो हम 2 प्रकार से बोलेंगे, तो शीत उष्ण, और एक जो 8 थे ना वो गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, हिम, उष्ण और मधु, तीक्ष्ण। ठीक है, आचार्य वाग्भट किस मत का समर्थन कर रहे हैं? अपि च नानात्मकम अपि द्रव्यम अग्निशोमो महाबलो व्यक्त अव्यक्त जगदीव न अतिक्रामति जातुजित। आचार्य वाग्भट के अनुसार यह मत भी ठीक ही है, क्योंकि अनेक प्रकार के शक्तिशाली द्रव्य भी अग्नि सोम तत्वों का भी उस प्रकार अतिक्रमण नहीं कर पाता जिस प्रकार व्यक्त अव्यक्त कारण वाला जगत अग्नि और सोम का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसे अगर हम नॉर्मली भी देखें कि आग और जल का कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है, वैसे जो अग्नि और जल महाभूत प्रधान चीज़ें हैं, या फिर उष्ण और शीत वीर्य है, उनका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए ये वाला मत भी ठीक है कि हम अगर इन दोनों को भी वीर्य मानते हैं बस, तो ये मान सकते हैं हम, इसमें कोई गलत नहीं बोल सकता। उसके बाद आता है वीर्य के लक्षण। तो वीर्य के लक्षण क्या है? तत्र उष्णम ब्रह्म तृड ग्लानि स्वेद दाह आशुपाकिता समम च वात कफयो करोति शिशिरम पुनः ह्लादन जीवन स्तंभम प्रसादम वक्तपित्यो। आचार्य वाग्भट के अनुसार वीर्य 2 होते हैं, ठीक है, उष्ण और शीत होगा। तो उष्ण गुण वाला वीर्य क्या, उष्ण वीर्य क्या होता है? भ्रम मतलब चक्कर आना, प्यास लगना, ग्लानि कुछ किसी कार्य करने का मन नहीं करना, स्वेद स्वेटिंग होना, दाह जलन होना, और आशुपाकिता किसी भी चीज़ का जल्दी से पाक होना, और वात और कब्ज उसका शमन करता है। ठीक है, और शीत वीर्य वाले द्रव्य क्या करते हैं? आह्लादन मतलब मन को प्रसन्न करते हैं, किसी भी ठंडी चीज़ को खा लेते तो थोड़ा मन में अच्छा लगता है। जीवनी शक्ति बढ़ाते हैं, स्तंभ कारक है, किसी चीज़ को रोकने का काम करते हैं। रक्त और पित्त को निर्मल करते हैं। ठीक है, तो रक्त और पित्त शामक बोल सकते हैं हम इनको, और उष्ण वाला वात और कफ शामक होता है। ठीक है, उष्ण वाला सारी पित्त वाली चीज़ें करेगा,
शीत वाला सारी कफ वाली चीज़ें करेगा। ठीक है, तो ये हमने वीर्य पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है विपाक। द्रव्य देख लिया, रस के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वीर्य देख लिया, 8 होते हैं, 2 होते हैं जो किसी भी द्रव्य को काम कराने का काम किसकी वजह से होता है? द्रव्य वीर्य की वजह से होता है। वीर्य के बिना कोई भी द्रव्य किसी भी कार्य को करने में संपन्न नहीं है। उसके बाद आता है विपाक। ये वाली डेफिनेशन आप याद कर लेना। जाठर अग्निना योद्यात उदेतिति रसांतरम रसानाम परिणाम अंते स विपाक इति स्मृतम। जठराग्नि के संयोग से जब खाए हुए मधुर आदि रस युक्त आहार का पाक होने लगता है, उसके बाद जो आहार रस से अलग रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहा गया है। ठीक है, जैसे हमने खाना खाया, फिर जठराग्नि के संयोग होने पर उसका पाक हो गया, और उसके बाद में 2 चीज़ें बनती है, सार भाग मतलब प्रसाद भाग और किट्ट भाग। किट्ट भाग तो जो मल वाला भाग है ना, वो बाहर निकल जाता है, और जो प्रसाद भाग है, जो आहार रस है, उससे जो वो जिससे उत्पन्न होता है ना, उसे रस कहते हैं। तो क्या होता है? जठराग्नि के संयोग के बाद मधुर आदि रसों का पाक होने पर जो आहार रस से अलग रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। विपाक की डेफिनेशन हो गई कि जठराग्नि के संयोग से जो आहार रस का पाक होता है और आहार रस से जो अलग रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। ठीक है, अब इसके भेद तो 3 होते हैं। स्वादु पटुष मधुरम अम्लो अम्ल पचित्य रस तिक्त उष्ण कषाय का कषायणाम विपाक प्रायश कटु। तो मधुर लवण रस वाले पदार्थों का विपाक मधुर, अम्ल पदार्थों का विपाक अम्ल, और तिक्त कटु कषाय रस वालों का कटु होता है। ठीक है, तो विपाक 3 होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु विपाक। कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल और कटु। तो मधुर विपाक कौन से रसों का पाक करता है? मधुर और लवण रस का। अम्ल वाला अम्ल का, और कटु वाला तिक्त, कटु और कषाय का। ठीक है, उसके बाद आता है रस वीर्य विपाक और प्रभाव का तुलनात्मक वर्गीकरण। अब प्रभाव क्या होता है? प्रभाव तो हमने पढ़ा ही नहीं। प्रभाव क्या होता है? जो रस वीर्य विपाक के हिसाब से अगर हम द्रव्य का सोचे कि ये काम करेगा, लेकिन जो उससे अलग काम करता है, जो अचिंत्य शक्ति है, जो हमने सोचा नहीं उससे भी अलग काम कर रहा है द्रव्य, तो किसकी वजह से कर रहा है? प्रभाव की वजह से। रसे रसो तुल्य फलस तत्र द्रव्यम शुभम किंचित रसेन कुरुते कर्म पाकेन चापरम गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेणेव किंचन। विपाक का फल मूल आहार रस के समान ही फलदायक होता है, किंतु उसमें भी द्रव्य के अपने विशिष्ट लक्षण इस प्रकार होते हैं। कोई द्रव्य दोष शमन रूप करने के कारण शुभ होता है, कोई द्रव्य दोष प्रकोपन रूप कर्म करने के कारण अशुभ होता है। मतलब क्या है? विपाक का फल अलग अलग आहार के हिसाब से होता है। हमने जैसा आहार लिया वैसे उसका विपाक हो गया। अब कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो हमने खाया तो हमारे शरीर में दोषों का शमन कर लिया, तो हमारे लिए अच्छा है। हमने कुछ खाया जिससे हमारे शरीर में दोषों की वृद्धि हो गई, तो हमारे लिए अशुभ है। उसमें भी कोई द्रव्य मधुर आदि रस से कर्म करता है, कोई विपाक से, कोई गुण से, कोई वीर्य से, और कोई प्रभाव से कर्म करता है। तो हर द्रव्य का अलग अलग होता है। हम वैसे स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि सारे द्रव्य रस से काम करेंगे, विपाक से करेंगे, सबका अलग अलग होता है। वो बस डिपेंड करता है कि हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। अब द्रव्य का स्वाभाविक बल। यद्यद् द्रव्य रसादीनां बलत्वेनैव वर्तते अभिभूयेतरास् तत्तत्कारणत्वं प्रपद्यते विरुद्ध गुणे संयोगे भूयसा अल्प ही जीयते। द्रव्य में रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इनमें से जो बलवान होकर रहता है वही अपना कर्म करता है, और वह दूसरों को दबाकर शुभ या अशुभ कार्य करने में कारण होता है। परस्पर विपरीत गुणों का संयोग होने के कारण अधिकांश यह देखा गया है कि बलवान द्वारा अल्प बलवान जीता जाता है। ठीक है, अब है कि द्रव्य में सब है। ठीक है, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव 5 चीज़ है। अब उनमें से जो सबसे ज़्यादा बलवान होगा वो काम करेगा, और जो कम होंगे वो दब जाएंगे। हमेशा ऐसे ही होता है। और जो बलवान होगा उसका जो शरीर पर प्रभाव होगा वो होना ही चाहिए। अब हम उस पर डिपेंड करता है कि हमें देखना चाहिए कि ये शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है पहले से ही, मतलब उसके बॉडी में क्या उससे चेंजेस होते हैं, तो हम उसके हिसाब से हम उसको सेवन कर सकते हैं द्रव्य का। रस आदि का स्वाभाविक बल। रसम पाकस्थो वीर्यम प्रभावस्थानपोहति बल साम्य रसादीनाम इति नैसर्गिकम बलम। रस की समानता होने पर कभी कभी रस को विपाक जीत लेता है, रस और विपाक को वीर्य जीत लेता है, और रस विपाक और वीर्य को प्रभाव जीत लेता है।
यह द्रव्यों का तथा रस आदि का स्वाभाविक बल कहा जाता है। ठीक है, कि अगर दो चीज़ों में रस सेम है तो उनमें विपाक जीत लेगा। अगर रस और विपाक अगर किसी का सेम है तो उनमें वीर्य अलग से काम करेगा, अगर वो भी सेम है तो प्रभाव अलग से काम करेगा। तो ये सब इनका अलग अलग स्वाभाविक बल है कि कभी ऐसे काम कर सकते हैं। जैसे हम सोचे कि दोनों चीज़ों का, दो द्रव्य जिनका रस मधुर है तो वो दोनों एक जैसे काम करेंगे, लेकिन अगर वो अलग से काम करें मतलब वो वीर्य, विपाक या प्रभाव से काम करेंगे। अगर हम सोचे कि इनका विपाक और वीर्य और रस तीनों सेम है, लेकिन फिर भी अगर वो अलग काम करें तो वो प्रभाव से कर रहे होंगे। ये इनका स्वाभाविक बल होता है। अब प्रभाव के बारे में भी बताया इन्होंने। रसादि साम्य यत् कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम। इसकी डेफिनेशन आप याद कर लेना। दंती रसाद्य तुल्या अपि चित्रकश विरेचनी मधुकश च मृद्विका घृतम शिरशिप दीपन। रस व विपाक आदि की समानता होने पर उन द्रव्यों का जो प्रमुख कर्म होता है वही प्रभाव है। ठीक है, रस विपाक आदि सब समान है, लेकिन उनका अगर द्रव्य का कुछ अलग कर्म हो रहा है, प्रमुख कर्म हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रभाव। ठीक है, एग्जाम्पल है दंती, मतलब जो जमाल घोटा होता है वह रस विपाक में चित्रक के समान होता है, फिर भी यह विरेचक नहीं ही हुआ। ठीक है, कि अब चित्रक और दंती के रस वीर्य विपाक प्रभाव रस वीर्य और विपाक सेम है, लेकिन फिर भी दंती विरेचन कर रहा है और चित्रक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव है। जैसे मुनक्का द्रव्य के रस आदि महुआ के समान है, यद्यपि मुनक्का मधुर और विरेचक है लेकिन महुआ नहीं है। महुआ भी मधुर है, मुनक्का भी मधुर है, लेकिन मुनक्का विरेचन कर रहा है, महुआ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुनक्का का प्रभाव है विरेचन कराना। घृत के रस गुण आदि दूध के समान है, फिर भी दूध अग्निदीपन होता है और घृत नहीं होता है। ठीक है, तो यह उसका प्रभाव है। अब द्रव्य आदि का कर्म। इति सामान्यतः कर्म द्रव्यादिना पुनश्च तत् विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन विद्यते। इस प्रकार इस अध्याय में द्रव्य तथा द्रव्यगत रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव के कर्मों का सामान्य रूप से वर्णन कर दिया गया है। फिर भी द्रव्यों के कर्मों में अनेक प्रकार के भेद देखे जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में पंच महाभूतों के लक्षण ही मूल कारण होते हैं। प्रत्येक द्रव्य की रचना में पंच महाभूतों का संयोग होता है, किंतु वह संयोग सब में भिन्न भिन्न होता है, अतः प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, कि हर द्रव्य में रस गुण वीर्य विपाक सब होते हैं, लेकिन उनका सामान्य कर्म हमने बता दिया कि वो कैसे कैसे काम करते हैं, लेकिन उनमें अलग अलग डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि पंच महाभूतों के लक्षणों के कारण, किसी में ज़्यादा होते हैं किसी में कम होते हैं, उसके हिसाब से वो द्रव्य काम करते हैं। स्वादुर गुरु से गोधूमो वात जीत वात कृद्यवम उष्ण मत्स्य पय शीतम कटु सिंहो न सुकर। मतलब क्या है? गेहूँ तथा जौ ये दोनों द्रव्य स्वाद में मधुर होते हैं और गुरु होते हैं, पर गेहूँ वात विकार का शमन करता है और जौ वात कारक होता है। ठीक है, अभी देख लिया, इसका गुण गुरु है, रस मधुर है, ये दोनों में सेम है यौ और गेहूँ में, लेकिन गेहूँ वात को बढ़ा रहा है और गेहूँ वात का शमन कर रहा है और जौ वात को बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका विपाक प्रभाव कुछ अलग होगा। मत्स्य स्वादु रस युक्त है और गुरु गुण होने पर भी उष्ण होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर कोई स्वादु मतलब मधुर है और गुरु है तो उसको शीत होना चाहिए, लेकिन वो क्या है? उष्ण है। उसी के समान रस और गुण होने से दूषित है, लेकिन दूध स्वादु भी है और गुरु भी है, लेकिन वो क्या है? शीत। तो ये उनका वीर्य अलग अलग हो गया ना, इसलिए वो अलग अलग काम करते हैं। इस प्रकार सिंह और सुअर का मांस मधुर और गुरु दोनों होता है, लेकिन विपाक में सिंह का मांस कटु होता है और सुअर का मधुर होता है। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती है कि अगर उनका रस सेम है तो विपाक अलग हो जाएगा, रस और विपाक सेम है तो वीर्य अलग हो जाएगा, रस विपाक गुण सेम है तो प्रभाव अलग हो जाएगा। इसलिए हमको ये सब चीज़ें पढ़ना जरूरी है। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनुश्री श्रीमद् भागवत विरचिता नाम अष्टांग हृदय संहिता प्रथम सूत्र स्थान द्रव्यादि विज्ञानों नाम नवमो अध्याय। इस प्रकार हमने चैप्टर 9 खत्म कर दिया है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? द्रव्य गुण रस वीर्य और विपाक के बारे में पढ़ा। द्रव्य की प्रधानता, द्रव्य की उत्पत्ति कैसे होती है, 5 प्रकार के द्रव्य होते हैं। रस के बारे में तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर वीर्य देखा हमने, वीर्य 8 प्रकार के भी होते हैं और 2 प्रकार के भी होते हैं। विपाक देखे, विपाक 3 होते हैं, मधुर, कटु और अम्ल। ठीक है, उसके बाद हमने उनमें कोरिलेशन देखा, उनमें कौन ज़्यादा बलवान होता है, कौन कम होता है। फिर प्रभाव की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।